वेलकम टू आईएमफिफ एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम 57th बीपीएससी मेंस की प्रॉपर रणनीति क्या हो सकती है, प्लानिंग क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। एकदम स्टार्टिंग से आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही जो छात्र कई बार मेंस दे चुके हैं और कुछ नंबर से रह जा रहे हैं उनके लिए भी क्या रणनीति होगी, उस पर भी बात होगी। साथ ही जो छात्र पहली बार जो है इस बार मेंस में बैठेंगे उनके लिए क्या रणनीति होगी, उस पर भी बात होगी। तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पर बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे। अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल जो है स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहाँ से शुरुआत करनी है, आंसर कैसे लिखने हैं, हर पॉइंट पर बात होगी। साथ ही आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, ठीक है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज पे भी बात होगी कि टेस्ट सीरीज कौन सी जो है कोचिंग की ज्वाइन करें, कहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर एक पॉइंट पर मैं बात करने का प्रयास करूँगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो अगर आपको जो है मिले तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको शेयर करता रहता हूँ, चाहे आपके नोट्स हों, पीडीएफ हों, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपका पीटी में भी कई सारे प्रश्न जो है आए हैं जो कि मैंने आपके शेयर किए थे, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको होने वाला है मेंस के रिकॉर्डिंग। और एक बात और, क्योंकि मेंस के रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, कोई उस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर पेड रहती हैं मेंस के लिए, ठीक है। मैक्सिमम कोचिंग जो है पेड ग्रुप्स चलाते हैं, ठीक है, साथ ही पेड कंटेंट उनका रहता है, सब कुछ पेड रहता है, ठीक है। तो जो छात्र जो जनरली गरीब हैं, जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इन चीज़ों को जो है सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं, या तो फिर वो कोचिंग में जाएँ और अच्छा खासा पैसा दें, फिर वो मेंस की तैयारी करें और उसमें कोई गारंटी नहीं कि उनका हो कि ना हो। अगर आप स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको एक प्रॉपर रणनीति दे दी जाएगी। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, ठीक है। साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है। तो मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को आपके जो है एड्रेस करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और जो छात्र अभी कट ऑफ के फेर में पड़े हुए हैं प्लीज़ उनसे बाहर निकलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है। मेरा जो अनुमान कहता है कि आपका जो पहले कट ऑफ जाती रही थी, ठीक है, आप जो है 56 को छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे धांधली हुई थी। आप सबको पता है माल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हुई थी, जिस वजह से समस्या क्रिएट हुई थी, जिस वजह से कट ऑफ जंप आपका जो हो गया था लगभग जो है आपका 10 to 11 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी माल प्रैक्टिस की कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली है, ठीक है। बाकी जो अपना जो पोल है उस पोल पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अगर आप उस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया है तो डेफिनेटली आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अगर आप उस कट ऑफ के रेंज से बाहर हैं या थोड़ा सा कम हो रहे हैं तब भी आप मेंस की तैयारी करें, बिकॉज 58 आपका दूर नहीं है। उसकी प्रॉपर रणनीति क्या होगी मैं उस पर भी जल्दी बात करूँगा, ठीक है। साथ ही आने वाले टाइम में आपके सेक्शन वाइज क्या अप्रोच होनी चाहिए उस पर भी बात होगी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्रिहेंसिव क्या अप्रोच होनी चाहिए उसकी बात करूँगा। साथ ही सेक्शन वाइज, क्योंकि बहुत ब्रॉड तरीके से देखा जाए, अगर देखा जाए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और उसको समझना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर जो गत वर्षों के पेपर रहे हैं उनका एनालिसिस करना, ठीक है, उनके लिए सोर्सेस निकालना, तो इट इज़ नॉट ए इजी टास्क फॉर एनीवन। जो पहली बार आपका मेंस देगा, जो मेंस दे रहे हैं जनरली उनको अनुभव होगा, ठीक है, वो अच्छे कंटेंट को फॉलो कर रहे होंगे। कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो उनमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो आपका। देखिए, पहली चीज़ मैं बात करता हूँ एक बिगिनर के लिए। अगर बिगिनर की बात की जाए कि बिगिनर कैसे शुरुआत करे जो पहली बार मेंस लिखने जा रहा है, ठीक है, और जो लोग जो है दे चुके हैं तो उनको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी वैल्यू एडिशन की। तो यानी तैयारी में दो पार्ट आ गए। एक आपका बेसिक तैयारी होगी, ठीक है। बेसिक तैयारी का मतलब ये है कि आप जो है एटलीस्ट क्रैक कर जाएं एग्जाम, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाए। और जो आपके वैल्यू एडिशन वाली पार्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप अच्छी रैंक के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और बेटर होने की बात करते हैं। बेसिक में आप सोचते हैं कि कैसे भी करके मुझे एक पोस्ट मिल जाए। तो दो तरीके की तैयारी होगी। एक वैल्यू एडिशन है, यानी उसमें आप ज़्यादा मार्क्स की बात करते हैं, और जो आपका बेसिक चीज़ है उसके अंदर आप सोचते हैं कि मिनिमम मार्क्स एटलीस्ट मुझे मिल जाए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको लिखना है एक अच्छा आंसर, यानी एक अच्छा उत्तर,
इसी उत्तर के आधार पर आपको नंबर मिलेगा और आप जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब अच्छा उत्तर लिखने के लिए उसमें आपको क्या क्या चीज़ लगेंगी, यानी अगर आप कोई भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपका हथियार जो होना चाहिए मजबूत होना चाहिए। अगर आपका हथियार मजबूत है तो आपकी लड़ाई जो है जीतने की जो संभावना होगी वो बढ़ जाएगी। अब हमारे पास हथियार क्या क्या हैं बीपीएससी के अंदर, वो हमें जानना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जितने भी अदर पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें बीपीएससी की जो तैयारी होती है घर पे ही 70 से 80% हो जाती है। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी 70 से 80% कहाँ होती है? घर पे होती है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर जो है कई सेक्शन ऐसे हैं जहाँ चीज़ें रिपीट होती हैं, आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर अदर पीसेस में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन अगर आपके लड़ गए, फंस गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं फंसे तब भी। लेकिन जैसे आपका यूपीपीसीएस है या आपको यूपीएससी है तो वहाँ पर लोग संभावना ढूंढते हैं कि एटलीस्ट 30 से 40% क्वेश्चन फंस जाएँ तब भी मेरा काम हो जाएगा। बट बीपीएससी के अंदर ऐसा नहीं है। आपको आपकी जो तैयारी होती है वो घर पे होती है। आप घर पे कितना अच्छा कंटेंट मटेरियल तैयार करते हैं ताकि आप उसको जाके रिप्रोड्यूस कर सकें आपका कहाँ पर? एग्जाम सेंटर के अंदर। तो इसमें पहला पोर्शन आ गया आपका कंटेंट का। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली उत्तर अच्छा लिख पाएंगे। तो कंटेंट पे आपको विशेष फोकस करना है कि कंटेंट मैं कैसे अच्छा से अच्छा जो है बना लूँ। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ जो आपका इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये हुई आपका, वो आपका है आंसर का जो फॉर्मेट। आंसर का फॉर्मेट जो है आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि उत्तर इसमें बड़े लिखने होते हैं आपको। ठीक है, 38 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपके 36 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है आंसर क्या लिखने होते हैं? बड़े लिखने होते हैं। यानी आपको कंटेंट भी इसमें ज़्यादा चाहिए होगा अदर पीसेस से कंपेयर में, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको वैल्यू एडिशन के लिए काम आए। लाइक आपको मैथ्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा आपको चाहिए होता है ब्लॉक डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कहीं न कहीं ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और साथ ही ज्योग्राफी के से चीज़ों को लिंक कर रहे हैं और बिहार के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित आपको मैप और जो उसका जो फिजिकल रीजन है बिहार का उसको भी अच्छे से आपको दिखाना होता है। चाहे आप जो है सॉइल पैटर्न को दिखा रहे हो या एग्रीकल्चर पैटर्न को दिखा रहे हैं या ग्रोथ को दिखा रहे हैं या स्टार्टअप को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन के लिए आपको लगती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कई छात्र जो है चूक जाते हैं तो उनका रैंक अच्छा नहीं आता। बट अगर ये चीज़ें आप थोड़ी सी कम है तो तब भी आप जो एग्जाम को पास कर जाएंगे अगर बेसिक चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। ये तो वैल्यू एडिशन का पार्ट आपका हो गया। ठीक है, और फॉर्मेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप किसी प्रश्न का आंसर करने जा रहे हैं, अगर आप उसका आंसर करने जा रहे हैं तो फॉर्मेट में आपको क्या चाहिए? फॉर्मेट में आपको चाहिए एक अच्छा सा इंट्रो, ठीक है, उसका पूरा होल बॉडी पार्ट, प्लस आपका एक सजेशन, एक सुझाव जरूर दें। जनरली सजेशन पार्ट में लोग वीक रह जाते हैं, और प्लस एक कंक्लूजन। जनरली आप पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप इन फॉर्मेट को जनरली अच्छे से फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर छात्र जो है चूक जाते हैं, इंट्रो उतना अच्छा उनका होता नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन तो थोड़ा बहुत हल्का लिख पाते हैं, उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं, और प्लस जो आपका बॉडी पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है छात्रों का। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आंसर लिखते वक्त प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करें। हर क्वेश्चन के अंदर आपका इंट्रो होना चाहिए, बॉडी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, और ईच एंड एवरी पॉइंट पर देखिए क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर बड़े आते हैं। क्वेश्चन बड़े आते हैं, खासकर मैं बात करूँ जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी की बात करूँ, साइंस टेक की बात करूँ, या फिर मैं आपका जो है ज्योग्राफी जो इकोनॉमिक सेक्शन हमारा है वाला पोर्शन है सेक्शन 2 जीएस पेपर 2 के अंदर, तो वहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट के अंदर ईच एंड एवरी जो चीज़ें पूछा गया है उसके इतर आपको नहीं जाना। जनरली छात्रों को लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, लपेट देते हैं। लपेटने के चक्कर में क्या होता है कि आपके एवरेज मार्क्स 10-11 नंबर के आसपास ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है लपेटने वाला चक्कर रहता है, क्योंकि उसमें आप फालतू की चीज़ें लिख देते हैं जो नहीं पूछता। जो पूछा उसकी हेडिंग लगाइए, वही चीज़ पूछी आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा भरने की जरूरत उसमें आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, पेजेस ज़्यादा होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली बात आपको ध्यान से अच्छे से रखनी है। तो इंट्रो, बॉडी, आपका सजेशन एंड सुझाव और कंक्लूजन, इस फॉर्मेट को आप जनरली फॉलो करेंगे और ईच एंड एवरी पॉइंट को एड्रेस करेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी आंसर फॉर्मेट की। हमने बात की कंटेंट एक अच्छा चाहिए होगा। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होंगे, बुक लिस्ट क्या होगी, कहाँ शुरुआत करें, और साथ ही एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका PYP ट्रेंड, यानी प्रीवियस ईयर पेपर को आपको अच्छे से करना होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 50% काम आपका यहीं हो जाता है, 50% आपका काम यहीं हो जाता है अगर आपने PYP अच्छे से किया।
ठीक है। अगर इसी काम को हम 50% से 70 पे ले जाएं तो क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा इसी पीवाईपी में वैल्यू एडिशन करना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करते हैं तो डेफिनेटली आप 50 से 70 पे जंप करेंगे, ठीक है। अब देखिए पीवाईपी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पीवाईपी में एक समस्या जो आ रही है कि मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे मौजूद नहीं हैं जो आपको एक कंप्रिहेंसिव तैयारी दें। तो जो छात्र गरीब हैं, उनके पास फाइनेंशियल समस्याएं हैं, तो डेफिनेटली वो क्या कर पाएंगे, क्या वो बहुत सारे ले पाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट आप जो है, जो मेंस का आपका सॉल्यूशन है, हल प्रश्न पत्र है, एटलीस्ट आप 2 जरूर लें, एक पे काम नहीं चलेगा। अब देखिए मार्केट के अंदर अगर बात करूँ तो केबीसी नैनो बहुत ज़्यादा आपकी बिकती है, बट इनका कंटेंट जो है उतना बेहतरीन नहीं है, ठीक है। अब देखिए सब यही फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर सबको क्या एवरेज मार्क्स दे देगा, सब इसी पीवाईपी को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर एज लेनी है 4 से 5 नंबर की तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट कम से कम इतना आ जाए, एवरेज ही आ जाए, 18 नंबर 20 नंबर ही आ जाएँ, 17 नंबर आ जाएँ, तब भी हमारा काम जो है कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। तो केबीसी नैनो एक आपका ऑप्शन बनता है। एक आपका दृष्टि की भी आपकी आ रही है, पता नहीं इस बार वाली अभी आई है कि नहीं आई है, ठीक है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, प्लस डिफरेंट कोचिंग के, ठीक है, डॉक्टर रंजीत कुमार सर जो हैं उनकी भी आ रही है बुक। तो ऐसे कई सारे बुकें हैं, पर पर्सनल लेवल पर अभी कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसे कहा जाए कि हाँ ये ले लीजिए, अगर आप इससे कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब से देखना होगा, 2 बेस्ट किताबें आपको चूज करनी। तो पीवाईपी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कहूँगा कि 70 to 80% लोग केबीसी नैनो फॉलो करते हैं, सॉरी आपके जो 70 to 80% लोग हैं वो आपका क्या फॉलो कर रहे हैं, वो आपका जो है केबीसी नैनो फॉलो कर रहे हैं। अब केबीसी नैनो में यही आपकी समस्या है कि कंटेंट जो है आपका उस लेवल का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उतना उस लेवल का आपका केबीसी नैनो का जो है कंटेंट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ अदर की, तो दृष्टि का थोड़ा सा बेहतर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं और जो कोचिंग वाले हैं उनका भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, यानी पीवाईपी के अंदर आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ा हथियार आपका है, ठीक है, ये हो गया। तो पीवाईपी आपका एक अच्छा फोर्स हो गया, मैंने इसकी बात कर ली, ठीक है। साथ ही मैंने वैल्यूएशन के लिए आपके मैप और बाकी चीज़ों की बात कर ली, ठीक है, इसकी बात हो गई आपकी। और कंटेंट के अंदर देखिए, अगर मैं पेपर वाइज चलूँ तो पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है, चीज़ें इसमें लिमिटेड है। अगर बात की जाए तो जैसे लास्ट ईयर जो है पटना कलाम पूछा, ठीक है, तो इस बार मैं आपके जो है कम चांसेज हैं कि पटना कलाम जो है पूछा जाएगा, ठीक है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो है आपका पूछा जा सकता है इस बार के लिए, ठीक है, पाला है वहाँ पर, ठीक है। ये वाला पहला सेक्शन हो गया आर्ट एंड कल्चर का। ट्राइबल में आपका संथाल रिवोल्ट है, बिरसा मूवमेंट है, ठीक है। अदर या पूरा होल आपका ट्राइबल मूवमेंट पूछ सकता है। इसके अलावा रिवोल्ट 1857 है, ठीक है। इसी तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर चंपारण सत्याग्रह है, पीजन मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। प्लस अलग अलग जो है थॉट्स हैं, चाहे गांधी जी के हों, नेहरू जी के हों या रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हों, ठीक है। साथ ही राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण। तो ये जो पूरा परस्पेक्टिव है पहला पार्ट, तो कहीं ना कहीं ये पहला पार्ट जो है आपका कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका फिक्स है। पहले पार्ट में आप कितना गेन कर सकते हैं, इसमें आपको 38/3, ठीक है, तो लगभग आपका 114 नंबर का ये आपका सेक्शन है। अब इसमें आप मैक्सिमम कितना उठा सकते हैं ये आपको देखना होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपका करंट इवेंट्स रहती हैं नेशनल इंटरनेशनल की, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड है ये पार्ट, ठीक है। जनरली रिपीटेशन इसके अंदर कम होता है, तो वहाँ पर आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ब्रॉड परस्पेक्टिव आपको कवर करना पड़ेगा। मैं उस सेक्शन में आपको टॉप हिट 20 टॉपिक्स दे दूंगा, जनरली उसी के अंदर हो सकता है चीज़ें आपकी रह जाएं, फिर भी एक ब्रॉड एरिया में इसको मान के चलूँगा। और जो आपका इसका थर्ड पार्ट है वो आपका है स्टैटिक्स का पार्ट। क्या पार्ट है आपका? स्टैटिक्स का पार्ट है। अब उस स्टैटिक वाले पार्ट में जनरली क्या होगा कि अगर आप पीवाईपी बनाते हैं, थोड़ा सा पेपर टफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बट पीवाईपी पे अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तब भी आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन में रह सकते हैं, ठीक है। तो जो आप 72 नंबर का टारगेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, आप 50 से 55 तक रह जाएंगे। पर उसको और बेहतर करना है तो कुछ अरिहंत की किताबें जो डीआई की आ रही हैं, और भी किताबें जो मार्केट के अंदर डीआई की हैं, वहाँ से एक बुक आप पिक कर सकते हैं। अगर आप जनरली हिंदी बैकग्राउंड के हैं या आप कह सकते हैं कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना होगा। बट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं जनरली वो पीवाईपी से काम चला लेंगे। अगर उन्होंने बैंकिंग की तैयारी की है, फिजिक्स तैयारी की है, तो उनको बेनिफिट आपको वहाँ से मिल जाएगा डीआई के परस्पेक्टिव में। अब यानी 2 चीज़ें हैं, पेपर 1 में जनरली क्या होगा, पेपर 1 के अंदर आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है।
पेपर 1 में समस्या नहीं है, पेपर 1 में नंबर अच्छे आ जाते हैं अगर आपने स्टैटिक वाला पोर्शन अच्छा किया। अब सपोज अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेंस के अंदर मैं जनरल की बात कर रहा हूँ तो 470 नंबर चाहिए। 470 से कम में तो हो नहीं पाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि कहीं न कहीं 540 प्लस की मांग चलिए, ठीक है, जनरली तो रहता ही है, बट 540 तो मिनिमम आपको लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अगर 540 चाहिए तो अगर 70 नंबर मैं इंटरव्यू का मानूँ और 470 यहाँ का मानूँ तो आपका 540 बन जाता है। तो मिनिमम तो 470 तो आपको जो है लेके आना ही पड़ेगा। अब 470 का अगर मैं डिवाइड करूँ 3 पेपरों से, इसमें ऑप्शनल का भी पार्ट है, तो आपका लगभग 156 से 157 नंबर एवरेज आता है। यानी अगर मैं बात करूं तो आपको 160 नंबर पर पेपर लेके आना है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में क्या होगा कि अगर आप स्टैटिक में 72 नंबर टारगेट करते हैं कि मुझे पूरा लेके आना है, ठीक है, तो बाकी जो आपका एवरेज बनेगा वो 15 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो 90 मार्क्स आपके यहाँ आ जाएंगे प्लस 72 वहाँ, तब भी आपका 162 नंबर आ जाएगा, एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। पेपर 2 में मार्क्स कम आते हैं, जल्दी सबको ये बात पता है। पिछली बार बात करें सुधीर कुमार जी की टॉपर के, तो 131 मार्क्स रह गए, जबकि उन्होंने ऑप्शनल के अंदर 290 परफॉर्म किया। पहले पेपर में आपका 191 आपका जो है परफॉर्म किया। तो यानी पेपर 2 कहीं कहीं रहता है, ऐसा कारण भी है क्योंकि इसके अंदर जो है आप क्वेश्चन घर से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे आपका जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो या फिर साइंस टेक का। और साइंस टेक का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड आता है, ठीक है। और जो आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें जनरली वो बिहार से परस्पेक्टिव में बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, बिहार से संबंधित चीज़ें वहाँ पे लिंक कर देता है, तो वो वहाँ पे वीक कर देता है आपको, क्योंकि उससे डाटा उतना अच्छा मिलता नहीं है कि बड़ा उत्तर लिखा जा सके। तो उसके लिए वही मैंने बात की कि आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नीति आयोग के जो आपके डाटा है बिहार के परस्पेक्टिव में, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो काफ़ी जो है डाटा जो वहाँ पर वेरी करता है। तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करने वाला है पेपर 2 के लिए, वो डाटा एंड फैक्ट्स प्ले करने वाला है। आपके पास डाटा और फैक्ट, ग्राफ, वेन डायग्राम, ठीक है, फ्लो चार्ट, बिहार का मैप, उस पर आपकी कितनी पकड़ है ये डिसाइड करता है पेपर नंबर 2। कई टॉपर जो है उन्होंने भी पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं 50 जो है 5th के टॉपर की बात करूँ तो उन्होंने अच्छा 150 to 153 के आसपास जो है मार्क्स जो है सेकंड पेपर में गेन किया हुआ है। यानी कहीं कि उन्होंने इस चीज़ पे अच्छी पकड़ बनाई है। ऑप्शनल उनके कम थे, बट यही है कि अगर आपका जो है IITian से टक्कर हो जाएगा तो डेफिनेटली उनका मार्क्स तो बहुत ही वेरी कर जाएगा, क्योंकि उनके ऑप्शनल मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे तो उनको आगे निकल जाएंगे। बट जनरली अगर नॉर्मल बात की जाए बैकग्राउंड जिनके ज्योग्राफी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, ये LFW है, ये जो ऑप्शनल हैं वहाँ पर जनरली आपको इसी तरीके से फाइट करनी होगी, ठीक है। तो पेपर 2 में कहीं कहीं परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको डाटा और बाकी वेरिएशन चाहिए होगा। पॉलिटी के क्वेश्चन जो होंगे वो सीधे नहीं होंगे, एनालिटिकल होंगे, आपको सोचना पड़ेगा जिस तरह से घुमा के पॉलिटी पूछता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको उस तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। पैटर्न तो आपको अच्छे तरीके से पता है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि पेपर 1 आपका है, टोटल 8 प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न 38 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न जो है 36 नंबर के होंगे। टोटल ये आपका हो जाएगा 300 नंबर का। कितने का? 300 नंबर का हो जाएगा। पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में वही हाल है, 38 नंबर के आपके 6 होंगे और 36 नंबर का आपका 2 होगा, टोटल 300 हो जाएगा। ऑप्शनल के अंदर आपके 6 जनरली सोशियोलॉजी की बात करूँ तो 6 × 30 6 × 50, यानी आपको जो है 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, इससे 3 करना होगा, तो 6 × 50 300 नंबर का ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो टोटल हो गया 300 GF1, 300 GF2 और आपका 300 ऑप्शनल, यानी 900 नंबर का ये हो गया। 100 नंबर की हिंदी है जिसको आपको पास करना है, प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू, तो आपका हो जाएगा 1020 में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। पिछली बार टॉपर जो सुधीर कुमार रहे थे वो 680 रहे थे, ठीक है। जनरली अगर आप 600 के ऊपर हैं तो आप टॉप 10 में आ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। 626 उससे पहले टॉपर थे जो गए थे, तो कहीं ना कहीं सुधीर कुमार तो काफ़ी अच्छा कर गए जो है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शनल में 290 स्कोर किया था मैथमेटिक्स के। तो अब देखिए नॉर्मली 600 प्लस अगर आपके हैं तो आपको जो है जनरली मिल जाता है, ये चीज़ आप कवर कर ले जाते हैं, ठीक है, तो टॉप 10 में आ जाते हैं। और मिनिमम सिलेक्शन लेना है तो आपको 540 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, 540 नंबर टारगेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या स्कोर करना है, ठीक है। अब शुरुआत जो है बाकी मैंने आपको पैटर्न बता दी। अब पैटर्न में देखिए 3 सेक्शन है, हर सेक्शन को आपको अलग अलग रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप कह दें कि एक रणनीति बना दूं और सबके लिए फॉलो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। GF1 का सेक्शन 1, GF2 का सेक्शन 2, GF जो है 1 का सेक्शन 3, इसी तरीके से GF2 के सारे सेक्शन सबके लिए आपको अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं घर से आप ले जा रहे हैं,
जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है उसमें आप घर से लेके जा रहे हैं, इसमें से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको दे दूंगा, उसी में आके आपका फंस जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 38 गुणे 3 की, तो 114 नंबर का जो है ये आप घर से लेके जा रहे हैं। स्टेटिक भी अगर आपकी अच्छी सी तैयार है तो 72 नंबर आप घर से लेके जा रहे हैं। तो अप्रॉक्स बात करूँ तो आपका जो है 100 जो है आप जो है 86 नंबर घर से लेके जा रहे हैं। बाकी एक सेक्शन यहाँ पर जो ये है इसके लिए रणनीति है, ब्रॉड लेवल इसका है। ठीक है, पर इसमें भी कई टॉपिक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कई टॉपिक मिलेंगे यहाँ पर। इस वाले सेक्शन में जो आपका बीच वाला सेक्शन है वहाँ पे आप इजीली इसको कवर कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब देखिए बाकी ये पोलिटी वाला सेक्शन है, इसके लिए थोड़ा सा लक्ष्मीकांत के सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। लक्ष्मीकांत से बेस्ट बुक नहीं है, बट उसमें से कैसे कंटेंट निकालते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, ये आपका एक बिग चैलेंज होगा। इसके अलावा जो है फिर आपका जो आता है बिहार वाला, इसमें मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा वैरायटी इसके अंदर है। बिहार में कई सारे डाटा आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ये वाला सेक्शन भी आपका पड़ेगा। साइंस टेक में अगर मैं विशेष बात करूँ तो साइंस टेक एप्लीकेशन बेस्ड आती है। आपका अगर 5G ऐसे नहीं पूछेगा 5G क्या है टेक्नोलॉजी, इस तरह के प्रश्न नहीं बनेंगे। एप्लीकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, बिहार की पर्सपेक्टिव में आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फर्टिलाइजर लॉन्च हो रहा है तो बिहार में वो किस तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, बिहार की एग्रीकल्चर है, इन सब सेक्टर में कैसे वो इंप्रूवमेंट लेके आएगा। कोई ऐप लॉन्च हो रहा है तो किस तरीके से वो पूरे इंडिया में हेल्प तो करेगा, प्लस बिहार में कैसे हेल्प करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो होता है कहीं कहीं आपका टफ पड़ जाता है। तो साइंस टेक में जनरली एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। इसको आप कोई पिक करें कि एक टॉपिक आपने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं होने वाला। एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, वैरायटी है, कई सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, फिर उनको जो है सारे उत्तरों को एक साथ आपको जो है इनकलकेट करना पड़ेगा, उसके बाद सारा आउटपुट जाके आपका निकलेगा। तो ये है थोड़ा सा आपका जो ट्रिकी बन जाता है। फिर भी मैं PYP के साथ ईच एंड क्वेश्चन को लेकर मैं हर चीज़ को आपका जो है सेक्शन वाइज जनरली एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। इसमें जनरली वीडियो भी आपका काफ़ी लंबा हो गया, 21 मिनट का हो गया है लगभग। मैंने आपको इसमें फॉर्मेट बता दिया, कंटेंट मैंने बता दिया, वैल्यूएडिशन की भी बात मैंने कर ली, फॉर्मेट की मैंने बात कर ली कि ये कमी नहीं रखनी है कि आप कम उत्तर लिख रहे हैं, कहीं कहीं पेजेज आपको इतने मिल रहे हैं, 5 से 6 पेजेज आपको पर क्वेश्चन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि जनरली आप जो है उत्तर को जो डिमांड कर रहा है एटलीस्ट उस चीज़ को एड्रेस करें। जो डिमांड नहीं कर रहा है उसको आप जनरली एड्रेस ना करें, फालतू की बातें आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैंने उसकी बात कर ली, ठीक है। और इसके अंदर रिसोर्सेस में मैंने बता देता हूँ आपको। जो आपका पहला वाला सेक्शन है उसके लिए देखिए PYP है, और आपका गूगल, देखिए गूगल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आपको गूगल पर सर्च करना आता है, वहाँ से कंटेंट निकालना आता है, तो देखिए क्योंकि दृष्टि की वेबसाइट पे जाएंगे कोचिंगों की, तो वहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, आप जुड़े रहेंगे टेलीग्राम से, तो मैं कई चीज़ें साइटों से निकाल के आपको मैं पोस्ट भी करता रहूँगा। तो दृष्टि की साइट पर आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो चीज़ें हैं और भी अदर वेबसाइट है, विजन की वेबसाइट पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो विजन का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है, खासकर साइंस टेक वाले पोर्शन में विजन का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, तो साइंस टेक वाले पोर्शन वहाँ से हो जाएगा, करंट अफेयर वाला पार्ट वहाँ से आपको जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो है आपका PYP मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब जो साइटें हैं इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकलेंगी। योजना से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हैं, जो लास्ट 12 महीने की योजना है उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो PIB PRF इनसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो थोड़ा सा वैरायटी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी रणनीति बनाएगी, आपको सबसे अलग ले जाएगी। बट एवरेज आप ये ध्यान दीजिए कि एवरेज आपको 20 क्वेश्चन तो सही करना, मतलब 20 मार्क्स ले जाना पड़ेगा ना। 38 में से अगर आप 20 मार्क्स लेके आएंगे तभी आपका काम होगा, क्योंकि जब 20 गुणे आप जो है ऑन द एवरेज करते हैं 8, तो आपका 160 बनता है, और 16 3 48 480 आपका ऐसे बन जाता है ऑन द एवरेज। तो जबकि आपको 470 460 तक आपको ले आना है एक पोस्ट सिलेक्शन लेने के लिए, तो यानी ऑन द एवरेज 160 तो आपको लेके आना पड़ेगा। बट सब में 160 नहीं आएगा, सब में 160 नहीं आएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 में बढ़ाना पड़ेगा और ऑप्शनल में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर पेपर 1 में टारगेट करें 180 का, ऑप्शनल में दोनों में। और यहाँ पे अगर आप जो है 140 या 150 के आसपास भी रह जाते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। तो सब में 160 एवरेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल में आपको अच्छा करना पड़ेगा, साथ ही आपको जो है पेपर 1 में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्टैटिक्स वहाँ नहीं अच्छा करेंगे तो पेपर 2 आपका जो है काफ़ी वैरी करता है। क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा, कहीं कहीं आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा। ठीक है, कंटेंट आपके पास रहेंगे बट फ्रेमिंग आपकी वहीं एग्जाम हॉल के अंदर होगी। हाँ, लास्ट पॉइंट बात करता हूँ टेस्ट सीरीज। देखिए आपके टोटल 84 डेज बचे हैं, कितनी 84 डेज बचे हुए हैं, और 84 डेज के अंदर आप जो है अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हाथ से मौका निकल जाएगा। 800+ सीटें हैं, आने वाले 58 में सीटें और भी कम रहेंगी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है 300 से 400 ही रहने वाली है, 59 में और भी कम रहेंगी। तो यानी सीटें जो है 400-500 किसी भी कीमत पे क्रॉस नहीं करने वाली हैं, और ये अच्छा मौका है। क्यों मौका, क्योंकि एग्ज़ाम इतना जो है डिले हुआ है,
और थोड़ा सा छात्रों के मेंटल हेल्थ के साथ भी खेला गया है, तो इसलिए मौका अच्छा है अपने आप को, क्योंकि छात्र तैयार नहीं कर पाएंगे और इसमें कई छात्र एसएससी रेलवे, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो छात्र जो है बेकार हैं, वो भी अगर सीरियस हो जाएंगे तो वो भी अच्छा कर जाएंगे, बट मौका अच्छा है जो ज़्यादा सीरियस है मेंस को लेकर और कट ऑफ और बाकी चीज़ों के फेर में नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। उससे अगर जो छात्र निकल चुका है, जो लग चुका है, जो प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। तो 84 डेज है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अभी 24 डेज जो बचे हैं, इस 24 डेज में आप क्या करें, इस 24 डेज के अंदर एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बना डालिए, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ डालिए, जो भी आप लेके आ रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट कंटेंट निकाल लीजिए और अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए। 24 डेज, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है पीटी का, तब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे। पीटी की रिजल्ट आने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कई सारे कोचिंग करा रही हैं, ध्येय करा रहा है, परफेक्शन करा रही है, ठीक है। बाकी मेक IAF है, ठीक है, GF वर्ल्ड है, तो ये सब चीज़ें हैं जो 57th आस्था IAF है, तो अलग तरीके की कोचिंग करा रही हैं। एक आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं इनमें से, तो आपको जल्दी बेनिफिट होगा। बाकी अगर कोशिश करूँगा कि इनकी PDF अगर मिल जाए कहीं से, जो है मेंस की इनके टेस्ट सीरीज की, तो मैं वो क्वेश्चन दे दूंगा जो उन्होंने पूछा है। बाकी कंटेंट जो भी चीज़ें होंगी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर जो है मुझे मिलती हैं चीज़ें, ठीक है, ताकि कई छात्रों को बेनिफिट हो जो कहीं न कहीं अपने घर पे होंगे इस समय, जो सुन रहे होंगे मुझे, ठीक है, वो दिल्ली, मुखर्जी नगर, पटना, ठीक है, यहाँ सब नहीं होंगे मेन जगहों पर, और आपका जो है तो ऐसी चीज़ों के लिए होगा। तो टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से 2 बेनिफिट होते हैं आपके, ठीक है। पहली चीज़ तो आप जो आपका क्वेश्चन आता है, अगर कोई कुछ ऐसा आ गया जिसके बारे में आप कम जानते हैं, तो उसको कैसे अटेंड करें ये आपको सिखा देता टेस्ट सीरीज। साथ ही जो आपकी गलतियाँ हो रही वो आपको बता देगा। साथ ही अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिल जाए जो उनका सोल्यूशन रहता है, मॉडल आंसर रहता है, उससे चीज़ें आपकी वैल्यूएशन में काम आ जाती है। तो ये सारे टेस्ट सीरीज के बेनिफिट है। टेस्ट सीरीज लेकिन आपको पीटी एग्जाम आने के बाद ही ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, मैंने बताया। अभी मैंने क्वेश्चन लेकर एक्सप्लेन करना नहीं शुरू किया है। जब मैं GF वाइज आपको समझाऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा, तो जल्दी आपको कई चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए जो पहला फोकस रहेगा, पहला जो पड़ाव है वो आपका है PYP, यानी प्रीवियस ईयर पेपर, और आपका जो है सिलेबस। PYP के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। PYP के अकॉर्डिंग पहले सारे प्रश्नों को बनाइए, अगले 10 दिन उसी में आपके चले जाएंगे। जब आप PYP बनाएंगे तो 10 दिन के अंदर आप PYP पूरा अच्छे सॉल्व करिए, उसको पढ़िए, समझिए, अपने फॉरवर्ड में आंसर लिखिए, इंट्रो, बॉडी, सजेशन, कंक्लूजन, उसको इस फॉर्म, क्योंकि हर जगह ऐसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है हर PYP में, वहाँ से कंटेंट निकालिए। कुछ आपको लगता है कि नई करंट अफेयर से उसको लिंक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कई जगह होंगे कि PYP में आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसमें डायग्राम नहीं दिया गया होगा, तो वहाँ से डायग्राम निकालिए सारे आर्ट का, ठीक है, चाहे आपका पाला हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक हो गया, उसका पार्ट निकालिए वहाँ पर, उसको वहाँ पर वैल्यूएशन करने का कार्य करिए, ठीक है। तो ये तरीके से एक प्रॉपर आपकी रणनीति रहेगी। शुरुआत से आप इस तरह से फॉलो करने चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। PYP हो गया आपका, PYP अच्छे से कर लिया आपने, फिर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे, पॉलिटी के खासकर कुछ सेक्शन को, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, जुडिशरी का पार्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला वाला पार्ट आपका जो है पूरा, जो यूनिट 1 है लक्ष्मीकांत की, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, हर चीज़ अच्छे तरीके से समझे, प्रीएम्बल है, उन सब चीज़ों को अच्छे से स्टैंडर्ड बुक से वहाँ से करेंगे। ट्राइबल मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से आप जो है इस टर्म्स में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक है आपकी, वहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, और जल्दी मैं आपको हर सेक्शन में टॉप हेड टॉपिक दे दूंगा, उनके नोट्स आप बनाइए। जो मैं टॉपिक आपको दूंगा उनके नोट्स बनाइए, एटलीस्ट आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊंगा आने वाले टाइम में, उन टॉपिक को एटलीस्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगली बार आपका पटना कलाम नहीं आने वाला, क्योंकि 56 में पूछ चुका है, तो पटना कलाम में ऐसा नहीं है कि पटना कलाम आप नहीं तैयार करेंगे, हो सकता है बीबीसी ट्रेंड बदल दे, लास्ट ईयर पूछा तो इस साल ही पूछ लेंगे, पर ऐसे टॉपिक मैं आपको दूंगा कि ये टॉपिक इस साल नहीं आएंगे, जो लास्ट ईयर आ चुके हैं मैक्सिमम चांस रहेगा कि वो नहीं आएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट बेहतर प्रिपेयर किसको करना है, जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रिपेयर करना है बेहतर तरीके से, पाला को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिरसा मूवमेंट पिछली बार आ चुका है तो नहीं आएगा, बट संथाल को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ट्राइबल मूवमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत मैक्सिमम चांस है, क्योंकि 64 में पूछा गया था। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। 3-4 टॉपिक देते चलूँगा आपको, ठीक है, और जल्दी आपको बेनिफिट होता रहेगा, तो फॉलो करते रहिएगा, इनकी नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी चीज़ें होंगे, बाकी जैसे भी आप कहेंगे कि आपके आंसर को कैसे चेक किया जाए, तो उसके लिए अगर आप कहेंगे तो एक फ्री ग्रुप जो है बना दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में आपको नंबर मैं दे दूंगा। जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहेगा मैं उस तरीके से आपका जो है कार्य करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।